SC/ST OBC जजों की संख्या कुल मिलाकर भी 25% से कम है, यानी कि 20 जजों में से केवल एक जज अल्पसंख्यक समुदाय से। अभी तक कोई भी महिला CJI के पद तक नहीं पहुंच सकी है। न्याय के लिए लोग भ्रष्टाचार, भीड़ के न्याय जैसे तरीके अपना सकते हैं। अगर आप दलित हैं, ऊपर से आपके कनेक्शन नहीं है, तो फिर आपको बहुत बड़े सपने न्यायालय में नहीं देखने चाहिए, क्योंकि जातिवाद और भाई भतीजावाद का डेडली कॉम्बो कोर्ट्स और सिस्टम पर क्वेश्चन मार्क तो लगा ही रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। जातिवाद, ब्राह्मणवाद और मर्दवाद से बजबजा रही भारतीय न्याय व्यवस्था से एक सुखद खबर आई है। फाइनली देश को पहला बौद्ध और दूसरा दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई यानी BR गवई देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 मई को उन्हें देश के 52वें चीफ जस्टिस पद की शपथ दिलाई। भारतीय न्यायालय और न्याय व्यवस्था जातिवाद से भरी पड़ी है। ऐसे में एक दलित जज का CJI बनना बेहद खास हो जाता है। खुद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि न्यायपालिका में जातिगत भेदभाव एक गंभीर समस्या है और इसे खत्म करना होगा। अगर आप दलित हैं, ऊपर से आपके कनेक्शन नहीं है, तो फिर आपको बहुत बड़े सपने न्यायालय में नहीं देखने चाहिए, क्योंकि जातिवाद और भाई भतीजावाद का डेडली कॉम्बो कोर्ट्स और सिस्टम पर क्वेश्चन मार्क तो लगा ही रहे हैं। पहले हम थोड़ा बहुत CJI गवई के बारे में जान लेते हैं, फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारतीय कोर्ट्स एंड सिस्टम जाति के जहर में जकड़े हुए हैं। CJI पद की शपथ लेते ही जस्टिस गवई के साथ एक और उपलब्धि जुड़ गई, दूसरे दलित और पहले बौद्ध CJI बनने के। इससे पहले जस्टिस KG बालकृष्णन देश के पहले दलित CJI थे। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दिए गए प्रोफाइल के मुताबिक जस्टिस गवई 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में प्रमोट हुए थे। उनके रिटायरमेंट की तारीख 23 नवंबर 2025 है। जस्टिस गवई 1987 से 1990 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत कर चुके हैं। वो 12 नवंबर 2005 को बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बने थे। जस्टिस गवई अपने कुछ बेहद अहम फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं। साल 2016 में उन्होंने एक याचिका की सुनवाई में नोटबंदी को सही ठहराया था। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी से जुड़े एक मुकदमे की सुनवाई से खुद को दूर रखने का प्रस्ताव भी दिया था। इसके पीछे उन्होंने वजह बताई थी कि उनके पिता कांग्रेस के नेता रहे थे। जस्टिस गवई इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक ठहराने वाली न्यायिक पीठ का भी हिस्सा रहे हैं। साल 2024 में उन्होंने न्यायपालिका से जुड़ा एक अहम बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि पद पर रहते हुए और शिष्टाचार के दायरे से बाहर जज के किसी राजनेता या नौकरशाह की प्रशंसा करने से पूरी न्यायपालिका में लोगों का भरोसा प्रभावित हो सकता है। जुडिशियल एथिक्स और ईमानदारी ऐसे बुनियादी स्तंभ हैं जो कानूनी व्यवस्था की विश्वसनीयता को बनाए रखते हैं। न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बरकरार रखना जरूरी है। अगर विश्वास कम हुआ तो वो जुडिशियल सिस्टम के बाहर न्याय की तलाश करेंगे। न्याय के लिए लोग भ्रष्टाचार, भीड़ के न्याय जैसे तरीके अपना सकते हैं। इससे समाज में कानून और व्यवस्था का नुकसान हो सकता है। जस्टिस गवई का ये बयान भारत में न्यायिक व्यवस्था के महत्व को स्थापित करता है, लेकिन लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ कहे जाने वाली इस न्यायिक व्यवस्था का एक स्याह चेहरा भी है, और वो स्याह चेहरा है जातिवाद और भाई भतीजावाद यानी कि कोलेजियम। आप जरा इस फैक्ट पर गौर फरमाइए कि भारत के इतिहास में अभी तक केवल 2 ही दलित जज ऐसे रहे हैं जो CJI की कुर्सी पर बैठने में सफल रहे हैं। एक और दुखद फैक्ट ये भी है कि अभी तक कोई भी महिला CJI के पद तक नहीं पहुंच सकी है। मौजूदा समय में भी जस्टिस BR गवई और जस्टिस CT रवि कुमार ही 2 ऐसे जज हैं जो दलित समुदाय से आते हैं। भारत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही जजों की नियुक्ति कोलेजियम व्यवस्था के तहत होती है। इस व्यवस्था में जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं। यही वजह है कि ये सिस्टम हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है। इसकी पारदर्शिता हमेशा से लाल घेरे में रही है। कोलेजियम की आलोचना में हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि इसमें भाई भतीजावाद रहा है।
नजदीक से देखने पर यह आलोचना सही भी साबित होती है। कैसे? कुछ उदाहरणों से हम समझते हैं। भारत के 51वें सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना के चाचा हंसराज खन्ना भी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। उनके पिता भी दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे। पूर्व सीजेआई DY चंद्रचूड़ के पिता यशवंत चंद्रचूड़ भी सीजेआई थे। ठीक इसी तरह से एक और सीजेआई रहे दीपक मिश्रा के पिता रंगनाथ मिश्रा भी भारत के सीजेआई के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। दरअसल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की ये प्रक्रिया ही भाई भतीजावाद की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। इन कोर्ट्स में काम कर रहे जज निचली अदालतों के सीनियर जज या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ही किसी सीनियर वकील की सिफारिश करते हैं। बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही उस सिफारिश किए गए जज को शपथ दिला दी जाती है। यहाँ एक बात और भी जानना जरूरी है कि अगर राष्ट्रपति किसी नाम को लौटा दे और दोबारा से उसी व्यक्ति की सिफारिश की जाए तो राष्ट्रपति मंजूरी देने के लिए बाध्य हो जाता है। इसे ही कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। इसी सिस्टम के तहत धड़ल्ले से जज अपने परिवार के लोगों को न्यायिक व्यवस्था में दाखिल करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ दलित वाला एंगल कैसे आ रहा है? लॉ मिनिस्ट्री यानी कानून मंत्रालय का डेटा बताता है कि लेस देन 25% ऑफ हाई कोर्ट जजेस बिलोंग टू SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज। 13.5% वुमेन जजेस इन हायर जुडिशरी, यानी कि SC, ST, OBC जजों की संख्या कुल मिलाकर भी 25% से कम है। अल्पसंख्यक भी मिला लीजिए इसमें। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस के जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से 492 ऑफ 650 High Court judges appointed between 2018 and 2023 belong to the general category, यानी कि 75.69%। 2022 तक तो 80% जज अपर कास्ट यानी सवर्ण थे। 2023 में थोड़ा बहुत सुधार हुआ था। SC, ST, OBC जजों की संख्या अगर अलग अलग देखें और अल्पसंख्यक जजों की संख्या देखें तो हालत और खराब दिखती है। 1 in 20 judges appointed to the different high courts between 2018 and 2022 were from the minority category, यानी कि 20 जजों में से केवल एक जज अल्पसंख्यक समुदाय से। लॉ मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में यह जानकारी दी कि ऑफ द 540 जजेस 15 SC जज, 7 ST जज, यानी ओनली 4% belong to scheduled caste and scheduled tribes combined, and 57 जज यानी कि अराउंड 11% जज वर फ्रॉम दी अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि OBC से थे। ये भेदभाव तब होता है जब पिछड़े तबके के लोग पढ़ लिख करके इस सोफिस्टिकेटेड सिस्टम में पहुंच जाते हैं। अब आप ये सोचिए कि दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को तो इस सिस्टम में पहुंचने के लिए भी भेदभाव, असमानता का आग का दरिया पार करना पड़ता है। जज बनने के लिए पढ़ना लिखना पड़ता है, मगर दलित बच्चे तो शिक्षा व्यवस्था से भी हार जाते हैं। आज़ादी से पहले और उसके 70 सालों के बाद तक भी सरकारी स्तर पर ऐसी शिक्षा व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकी है कि अधिकतर दलित बच्चे वकालत जैसी उच्च शिक्षा तक पहुंच पाएं। जो पहुंच भी पा रहे हैं वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। प्राइवेट शिक्षा हासिल करने के लिए दलितों के पास पैसा नहीं है। चलिए LLB और उसके बाद PCSJ की परीक्षा दे करके जज बनना तो फिर भी थोड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ तो फिर भी आरक्षण के नियम फॉलो किए जा रहे हैं। लेकिन कॉलेजियम में तो सीधे तौर पर आरक्षण जैसी कोई व्यवस्था देखने को ही नहीं मिलती। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के साल 2021-22 के डेटा के अनुसार प्राइमरी एजुकेशन में दलित बच्चों का एडमिशन रेट महज 19% है, 19%। दलित बच्चों के ड्रॉप आउट रेट यानी कि पढ़ाई छोड़ने की बात करें तो ये 81.5% है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 18 साल की उम्र तक 32.6% दलित बच्चे हायर एजुकेशन में एडमिशन ही नहीं करवा पाते हैं। न्याय व्यवस्था की हालत सुन लिए, अब शिक्षा व्यवस्था का हाल भी जान लीजिए। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के अनुसार भारत में कुल प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की संख्या है 15,03,156। ये साल 21-22 का डेटा है, लेकिन इसमें दलित प्रतिनिधित्व 2 से 3% से भी कम है। एक RTI के मुताबिक देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दलित प्रोफेसरों की संख्या 1% से भी कम है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था का शाह पक्ष केवल जजों की नियुक्ति तक ही नहीं सिमट करके रह जाता है, बल्कि असमानता का पहलू न्याय मिलने में भी उजागर होता है। भारत में अंडर ट्रायल कैदियों में भी दलितों की एक बड़ी आबादी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB ने साल 2022 में इसके बारे में एक रिपोर्ट भी जारी की थी।
इस रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो भारत की जेलों में 75.8% कैदी अंडर ट्रायल थे। उनमें से 20% अंडर ट्रायल कैदी दलित हैं। गिनती में यह तादाद जाती है 90,946। गौर करने वाली बात यह है कि यह अभी से 3 साल पहले का आंकड़ा है। अगर इसमें आदिवासी और ओबीसी जातियों को मिला दें तो यह आंकड़ा 65% को भी पार कर जाता है। मतलब साफ है कि भले ही न्यायपालिका और न्यायिक व्यवस्था हमारे इस लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ हो, लेकिन उसे संभालने में अभी भी भारत के बहुजन समाज की हिस्सेदारी सीधे तौर पर ना के बराबर है। भारतीय कोर्ट्स में भी कई बीमारियां हैं जो हमारी सोसाइटी में है। जातिवाद, सांप्रदायिकता और मर्दवाद। कैसे भारतीय न्याय व्यवस्था महिला विरोधी है, इस पर भी विस्तार में वीडियो हम पहले कर चुके हैं और ये वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। भारतीय न्यायालयों में जातिवाद पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।